हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो एचपी एलाइड का एग्जामिनेशन आपका आने वाला है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ये मैं आशा करता हूं। तो एचपी स्टडीज ने अपना फ्री इनिशिएटिव जो है वो यूट्यूब पे चलाया है, जिसमें आपकी रिवीजन सीरीज चलती है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इन सबको कवर अप करते हैं। तो आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल तो होंगी ही, और आप भी अपनी तैयारी जो है वो उसी के मुताबिक बहुत अच्छे से जो है वो कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम अर्थक्वेक, डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक से रिलेटेड, बच्चों का क्वेश्चन था कि सर उससे रिलेटेड भी टॉपिक लेकर आए। तो एनवायरमेंट के टॉपिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के साथ अब हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट आया है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको कई सारी चीजें मिलती है, खासकर हमारे नेचुरल हैजार्ड से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आज जो नेचुरल हैजार्ड जो हम देखेंगे, जो नेचुरल डिजास्टर हम देखेंगे, वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के ऊपर आपको क्वेश्चन हमेशा जो बनता है, लास्ट भी आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन जो एचपी लाइट का 2019 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया ही आया था। देखिए, एचपी स्टडीज ने आपके लिए जो है वो एक प्रैक्टिस सीरीज भी जो चलाई है, तो उसको भी अटेंड कीजिए करिए। वो आपका लाइव होता है 2:30 बजे, वो शेड्यूल्ड हो जाता है। उसको आप एचपी स्टडीज के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो आपको पता लग जाएगा कि कब होगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जो है वो एक बार के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको पता लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हैं वो कौन कौन सी हमारे चैनल पे जो चल रही हैं फॉर द एचपी एलाइड जो चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हम अर्थक्वेक को जो है वो डिस्कस करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक को। अर्थक्वेक के बारे में हमें पता है कि अर्थक्वेक क्या है ना। अर्थक्वेक हमें पता है कि जब भी जमीन पे कंपन पैदा होता है ड्यू टू द, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब आपस में टकराती हैं, या फिर उनके बीच में टकराव होता है, या फिर वाइब्रेशंस जो क्रिएट होती है, उसकी वजह से जो है वो हमारा क्या बोलते हैं, दैट इज, इसको अर्थक्वेक जो है वो हम बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, द अर्थक्वेक इज अ शेकिंग और ट्रेबलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स that are generated due to sudden movement of sudden release of energy in the earth crust। जो हमारी क्रस्ट है, जनरली ध्यान में रखना कि जो आपके अर्थक्वेक आते हैं वो आपकी अर्थ क्रस्ट से जो है, जो आपकी अर्थ क्रस्ट होती है वहां पे, जहां पे खासकर आपके जैसे कि कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकरा रही होगी, या खासकर जहां पे कॉन्टिनेंट से ओशियन प्लेट आपस में टकरा रही होगी, खासकर इन जगहों पे आपको जो है वो आपको क्या मिलेंगे, अर्थक्वेक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और दूसरा आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है कि दैट इज द मार्जिन्स आपको ध्यान में रखनी, दैट इज द फॉल्ट मार्जिन, जहाँ पे फॉल्ट आपका होता है, डाइवर्जन मूवमेंट भी होती है, वहां पे भी आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। जहाँ पे जो प्लेट्स हैं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, वहां पे भी आपको जो है वो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो पूरी वीडियो में देखेंगे कि भाई अर्थक्वेक्स कहाँ कहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। द सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर, देखो सिस्मोग्राफ क्या है, पहले तो आपको सिस्मोलॉजी जो है वो समझ में आनी चाहिए। सिस्मोलॉजी क्या होती है, सिस्मोलॉजी होती है दैट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, सिस्मिक वेव्स, जो भी अर्थक्वेक से वेव्स निकलती हैं उनको हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। और ध्यान में रखना कि सिस्मोलॉजी उन्हीं वेव्स की स्टडी को बोलते हैं। जो सिस्मोलॉजी मतलब अर्थक्वेक की स्टडी को सिस्मोलॉजी जो है वो बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ सिस्मोलॉजी किसको बोला जाता है, तो रॉबर्ट मालेट जो है, रॉबर्ट मालेट जो है वो उनको माना जाता है, ये आयरलैंड से थे, इनको कहा जाता है कि फादर ऑफ सिस्मोलॉजी जो है वो बोला जाता है। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी, ये एक कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर आप लास्ट अगर पेपर देखेंगे, अगर आप अभी भी सर्च करते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी, तो आपको हर जगह पे जॉन मिलने का नाम जो है वो आएगा। जॉन मिलने के बारे में आपको दैट इज, ये एक ब्रिटिशर्स थे, तो इनका नाम आपके सामने आएगा। और दूसरे आर डी ओल्डहम, आर डी ओल्डहम जो है, ओल्डहम, ठीक है, आर डी ओल्डहम, पिछली बार आपको पेपर में पूछा गया था द फादर ऑफ सिस्मोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी कौन है, सो आर डी ओल्डहम का नाम आता है। अगर पेपर में ऑप्शन के हिसाब से आपने जो है वो आंसर दे देना है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द अर्थक्वेक, जहां पे आप डिस्कस करते हैं कि अर्थक्वेक है क्या और अर्थक्वेक कहां पे आता है, किस तरीके से आता है। तो देयर इज ए फॉल्ट लाइन इन द प्लेट्स, जहां पे आपकी प्लेट्स होती हैं, देयर इज ए फॉल्ट लाइन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस फॉल्ट लाइन में जहां पे आपका वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, एनर्जी जहां पे सबसे पहले, जहां पे आप मान सकते हो, सिंपल तौर पे आप ध्यान में रखो, जहां पे प्लेट्स टकरा रही हैं, उस रीजन पे जहां पे प्लेट्स टकराती हैं या फिर खिसकती हैं, जहां पे आपकी एनर्जी निकलती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हाइपोसेंटर, या फिर उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ठीक है ना, जमीन के अंदर क्रस्ट में जहां पे टकरा रही है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जहां पे सबसे पहले आपका अर्थक्वेक टकराएगा धरती के सरफेस पे, उसको एपिसेंटर जो है वो बोला जाता है। हर, जैसे आपने देखा होगा कि 2001, 26 जनवरी 2001 को भुज में आपका अर्थक्वेक आया था। ठीक है ना, 26 जनवरी 2001 को भुज में आपका जो है वो अर्थक्वेक आया था।
उसी में भुज जो है वो क्या था आपका, वो आपका एपिसेंटर था। ठीक है, वो आपका एपिसेंटर था। तो एपिसेंटर से आप जितना दूर जाएंगे उतना सिस्मिक वेव्स का जो फोर्स है, जो एनर्जी है, वो आपका कम लगेगा। उसी तरीके से आपका 2004 में जब सुनामी आई थी तो सुमात्रा जो है वो उसका क्या था, एपिसेंटर था। सुमात्रा जो है वो आपका क्या था, एपिसेंटर था। 26 दिसंबर 2004 को जो है वो ये आपकी आई थी, हमारे कोस्टल रीजन्स में सुनामी जो है वो आई थी उस टाइम पे। तो हाइपोसेंटर एंड एपिसेंटर आपको क्लियर जो है वो हो चुका होगा। नाउ व्हाट आर द रीजन जिनकी वजह से आपके अर्थक्वेक्स आते हैं। जनरली देखो प्लेट्स की मूवमेंट अगर हम देखते हैं, अगर आप प्लेट मूवमेंट्स को देखेंगे तो 3 प्रकार की आपकी प्लेट मूवमेंट्स जो है वो होती हैं। द फर्स्ट इज योर कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट में आपके जनरली इसको डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट भी बोलते हैं। दुनिया के सबसे मेन जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो कन्वर्जेंट मूवमेंट्स पे ही बने हुए हैं। दूसरी होती है आपकी डाइवर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट, ठीक है। और तीसरी होती है आपकी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जो भी हमारे फॉल्ट जोन्स होते हैं, जहां पे आपकी जो प्लेट्स हैं वो आपस में या तो खिसकी हुई हैं या क्रैक्स हैं उनके बीच में, वहां पे जब ऊपर नीचे ये चढ़ती हैं, जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो एक वाइब्रेशन या एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स सेम मैंने यहाँ पे बताया, खासकर कन्वर्जेंट मूवमेंट पे, जहां पे कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंट से ओशन प्लेट से टकरा रही हैं, तो वहां पे आपके अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आएंगे। वॉल्केनिक एक्टिविटी जहां पे हो रही है, हालांकि आप अभी हम देखेंगे कि जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा वॉल्केनोज आते हैं उन्हीं रीजन्स में आपको दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलेंगे। देन ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक्स भी होते हैं कुछ आपके, दैट इज माइनिंग जब हम एक्टिविटी करते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि कोई भी हम लैंडस्लाइड हो जाता है, रोड बना रहे हैं, इन वजह से भी अर्थक्वेक्स जो है वो आपके आते हैं। नाउ अर्थक्वेक को किन स्केल्स पे जो है वो नापा जाता है। द फर्स्ट इज योर रिचर स्केल। देखो रिचर स्केल जो है 1935 में आपके एक पर्सन थे चार्ल्स एफ रिचर, इन्होंने ये डिवाइस जो है वो आपकी बनाई थी। तो 1935 में बना था। अब जनरली जो नंबर होता है रिचर स्केल का वो आपका 1 to 10 होता है। कई जगह पे 1 to 10 लिखा होता है, कई जगह 1 to 9, आप 1 to 10 इसको जो है वो कर सकते हो। तो नंबर जो इंडिकेट होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपका 1 to 10 या फिर 0 to 9 भी कई जगह पे लिखा हुआ है। तो ध्यान में रखना कि ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को देखते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड को देखते हैं हम, मतलब आपका जो रिचर स्केल है वो मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड क्या होती है कि कितनी एनर्जी के साथ, कितनी फोर्स के साथ आपका जो है वो अर्थक्वेक आया है। तो एनर्जी जो रिलीज हुई है वो हमें बताता है, दैट इज द रिचर स्केल जो है वो बताता है। इसके साथ साथ दूसरा एक और स्केल है जिसको बोलते हैं मर्कैली स्केल। मर्कैली स्केल 1902 में जो है वो मर्कैली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये स्केल दिया था। मर्कैली स्केल हमें इंटेंसिटी का बताता है जो कि 1 to 12 के बीच में है, मतलब इंटेंसिटी 1 to 12 में देखता है। ये होता है कि जब अर्थक्वेक आ गया उसके बाद जो नुकसान होता है उससे हमें पता लगता है कि अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का है। मतलब अगर रिक्टर स्केल पे क्या क्या रीडिंग्स आई हैं उसके हिसाब से हमें ये पता है कि किस तरीके की हानि जो है वो हमें होगी। तो इंटेंसिटी जो है वो वहां से हमें पता लगती है। तो दैट इज मेजर द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी आपका मर्कैली स्केल जो है वो बताता है। नाउ जब आपका अर्थक्वेक आता है, जब आपका अर्थक्वेक आता है तो उसमें आपको 2 प्रकार की वेव्स निकलती हुई दिखती है जिनको हम भूकंपीय तरंगे या फिर सिस्मिक वेव्स जो है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। पहली होती है दैट इज द बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स क्या है, जो खासकर सॉलिड मटेरियल से जो है वो बड़ी इजीली जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, लिक्विड से भी ट्रेवल कर रही हैं। तो 2 आपकी जो है प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जो हैं, इन दोनों को बॉडी वेव्स जो है वो बोला जाता है। उसके बाद आती हैं सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स जो होती हैं जो कि हमारे सरफेस पे चलती हैं, ये भी आपकी 2 प्रकार की होंगी, एक आएगी लव वेव्स और दूसरी आएगी रेलाई वेव्स, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना कि जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं वो हमारी कौन सी होंगी, दैट इज योर सरफेस वेव्स। और सरफेस वेव्स में भी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती हैं, तो वो रेलाई वेव्स होती है। जितनी कम स्पीड होगी उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो 1 by 1 हम प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दैट इज द प्राइमरी वेव्स की। नाउ ध्यान में रखना कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो आपको सबसे पहले जो आपको रेज निकलती हुई दिखेंगी वो आपकी प्राइमरी वेव्स हैं। मतलब अगर आप पेपर में आता है कि जब अर्थक्वेक आएगा तो सबसे पहले वेव कौन सी निकलेगी, तो दैट इज द प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव की सबसे ज्यादा मतलब स्पीड होती है। तो मतलब सबसे फास्टेस्ट भी अगर आपको कोई बोलेगा कौन सी वेव है तो आंसर आपका प्राइमरी वेव आएगा।
प्राइमरी वेव्स को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी जो है वो बोला जाता है, और इनका कैरेक्टरिस्टिक सेम वैसा होता है जैसे आपका साउंड वेव्स का होता है। मतलब जिस वे में आपकी साउंड वेव्स जाती हैं, इस तरीके से कंप्रेस होके जो आपकी साउंड वेव्स जाती हैं, उसी में आपका जो है ये आपकी वेव्स भी जो है वो निकलती हैं। तो ध्यान में रखना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम से जो है वो आपकी पी वेव्स जो है चलती हैं। और देखो इस तरीके से पी वेव्स आपकी चलेंगी, कंप्रेस होंगी फिर चलेंगी, फिर कंप्रेस होंगी फिर चलेंगी। तो इस तरीके से आपकी पी वेव्स जो है वो निकलती हैं। तो पी वेव का एक खासियत ध्यान में रखना, दैट सॉलिड में तो इसकी स्पीड ठीक होती है, पर लिक्विड में इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। मतलब लिक्विड इसकी स्पीड को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ये आपने ध्यान में जो है वो रखना है, और ये जरूर ध्यान में रखना कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इट इज सिमिलर टू द साउंड वेव्स। नाउ द नेक्स्ट इज द सेकेंडरी वेव्स। नाउ सेकेंडरी वेव सेम है कि भाई पी वेव सबसे पहले आ रही है तो सेकंड नंबर पे सेकेंडरी वेव्स आ रही है। अच्छा, पी वेव सबसे फास्टेस्ट है तो ये सबसे मतलब पी वेव से स्लो है, मतलब पी से ये स्लो है। दूसरी आपको ध्यान में रखना, ये एक ट्रांसवर्स वेव है, ये एक तरीके की क्या है, ट्रांसवर्स वेव आपको देखने को जो है वो मिलेगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है कि भाई ये वेव जो है ये सॉलिड में ही ट्रेवल करती है, लिक्विड में ये ट्रेवल नहीं कर सकती है। ध्यान में रखना, पी वेव सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है, एस वेव भी सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है। पी वेव दैट इज लिक्विड में उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, बट आपकी जो ये आपकी दैट इज सेकेंडरी वेव है, ये आपकी लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे, दिस वेव मूव्स रॉक अप एंड डाउन, इस तरीके से आपकी वेव जो है ये चलेगी। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो वेव की प्रोपगेशन किस तरफ है, इस तरफ आपको देखने मिलेगी, और परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन आपका जो है ये बनेगा। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ जैसी जो आप देखते हैं, दिस इज द क्रेस्ट एंड दिस इज द ट्रफ, ये आपका इसमें जो है वो बनता है। तो ये आपने जो है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपका, व्हाट इज ए शैडो जोन। देखो ध्यान में रखिएगा कि पी वेव का भी एक शैडो जोन होता है और एस वेव का भी एक शैडो जोन होता है। शैडो जोन इज ए प्लेस जहां पे आपको पी वेव्स नहीं दिखेंगी अर्थ पे। अब होता क्या कि मान के चलो अर्थ पे यहां पे कहीं पे अगर आपको क्या देखने को मिला, अर्थक्वेक, तो सबसे पहले कौन सी रिलीज होंगी, दैट इज द पी वेव्स आपकी रिलीज होंगी। तो पी वेव जब होंगी तो वो इस तरीके से ट्रैवल करेंगे, पी वेव क्या करेंगे आपकी, ट्रैवल करेंगे। अब जैसे ही पी वेव यहां से, अब देखो सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है, अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं आपको पता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर होती है। कोर में भी अगर हम देखते हैं तो हमारा आउटर कोर जो है वो क्या है, लिक्विड है। आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर हमारा सॉलिड है। ये हमें पता कब लगा, ये मैं अभी आगे बताऊंगा, बस अभी के लिए आप ये देखो कि लिक्विड एंड सॉलिड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। तो जैसे ही मान के चलो ये पी वेव जो है वो लिक्विड में, मैंने क्या बोलता है, इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो आउटर कोर जो है, मान के चलो ये आउटर कोर, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। तो आउटर कोर में क्या होता है कि जैसे ही ये एंटर करती है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाती है और एक डाइवर्जेंस है इसको मिलता है, उसी तरीके से फिर से इसकी स्पीड होती है। तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के इस वाले जोन में आपको क्या देखता है, पी वेव का शैडो जोन। शैडो जोन का मतलब है कि इस जगह पे आपको पी वेव देखने को नहीं मिलेगी, ये आपने ध्यान में रखना है, 105 से 145 डिग्री के बीच में। जब हम एस वेव की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला कि इनर कोर आपका क्या होता है, आउटर कोर क्या होता है आपका, लिक्विड। तो हमें कैसे पता लगा कि भाई आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, हम तो गए नहीं धरती के नीचे, हमने क्या देखा, जो एस वेव है जब वो निकली, एस वेव जब आपकी निकली तो वो जहां से आपका कोर स्टार्ट हो रहा है उसके अपोजिट साइड में पूरा 103 डिग्री से लेके 103 डिग्री के इस जोन में आपको एस वेव दिख ही नहीं रही। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। यहीं से हमें पता लगा कि आउटर कोर जो है हमारा लिक्विड है। तो अगर पी वेव का शैडो जोन देखना है तो 105 से 145 है, और अगर आपने इसका देखना है तो 103 से 103 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सरफेस वेव्स की। देखो सरफेस वेव सबसे स्लोएस्ट वेव्स है और सबसे डिस्ट्रक्टिव भी यही है। और क्या होता है कि ये एक्चुअल में जब अर्थक्वेक आता है तो ये ट्रैवल नहीं कर रही है या फिर ये निकलती नहीं है, यही आपकी पी और एस वेव जब सरफेस पे पहुंचती हैं तो ये एक नई प्रकार की वेव्स बनती हैं, सरफेस वेव्स, और हमारे को जो नुकसान होती है वो यही पहुंचाती है। तो रेलाई वेव जो है वो आपकी किस तरीके से चल रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और इसी तरीके से ये रोल होती हुई चल रही है। और लव वेव जो है वो आपकी किस तरीके से चल रही है, ऐसे भी चल रही है, इस डायरेक्शन में भी चल रही है और इस डायरेक्शन में भी इस तरीके से भी चल रही है। तो याद रखना कि लव वेव और अगर रेलाई वेव की बात की जाएगी तो रेलाई वेव और ज्यादा स्लो है एज कंपेयर टू लव वेव।
तो रेलाई वेव ज्यादा आपको डिस्ट्रक्शन करेगी। बट एग्जामिनर आपसे ज्यादा इतना डीप नहीं पूछता है, वो आपसे सिंपल तौर पे पूछेगा विच वन ऑफ दिस इज ए दैट इज योर सरफेस वेव्स, या फिर विच वन ऑफ दिस इज योर बॉडी वेव्स, या बॉडी वेव्स किसको कहा जाता है, कौन सी ट्रांसवर्स है। ये भी आपकी ट्रांसवर्स ही होती है, सरफेस वेव्स भी आपकी ट्रांसवर्स ही आपको देखने को मिलेगी, ये भी आपने ध्यान रखना। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपकी पी वेव्स होंगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। देखो दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स जो आपको दिखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सरकम पैसिफिक बेल्ट में। सरकम पैसिफिक बेल्ट में 70% दुनिया के जो है वो आपको देखने को क्या मिलते हैं, दैट इज अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। उसके बाद 20% जो है वो आपको मेडिटेरियन हिमालयन बेल्ट, या फिर इसको मिड कंटिनेंटल बेल्ट भी जो है वो बोला जाता है, यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और जो बचे बुचे 10% है वो आपको जो हमारे ओशियनिक रीजेस हैं वहां पे देखने को जो है वो मिलते हैं। अब अगर हम मैप को देखता हूं मैं, तो यहां से मुझे थोड़ा सा आइडिया जो है वो लगेगा। पहले ध्यान में रखो कि भाई सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या है। देखो यहां पे दिस रीजन इज योर साइबेरिया और दिस रीजन इज योर अलास्का। यहां पे बीच में आपको एक सी भी मिलता है, बेरिंग सी, और बेरिंग स्ट्रेट भी आपको मिलता है। बेरिंग स्ट्रेट की अगर मैं बात करता हूं तो बेरिंग स्ट्रेट किसको जोड़ता है, यहाँ पे आपको बेरिंग सी देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको चुक्ची सी जो है वो देखने को मिलता है। तो ये बेरिंग स्ट्रेट चुक्ची सी और बेरिंग सी को जो है वो जोड़ता है। यहाँ पे ये जो आइलैंड आप देख रहे हो, दिस इज द आइलैंड, दिस इज द एल्यूशियन आइलैंड्स, दिस इज द एल्यूशियन आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको जापान वगैरह साउथ कोरिया वाला रीजन मिलता है, दिस इज द इंडोनेशिया वाला रीजन, देन दिस इज योर फिजी आइलैंड्स वगैरह, दिस इज योर हवाई, दिस इज योर रॉकी माउंटेन्स, दिस इज योर एंडीज माउंटेन्स, दिस इज योर गैलापागोस आइलैंड्स। नाउ दीज रीजन, ये जो जितनी भी एरियाज आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशियन है, ये कॉन्टिनेंट, ये ओशियन, ये कॉन्टिनेंट है, ओशियन, इनके बीच में प्लेट्स टकरा रही हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स देख रहे हैं, यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं प्लेट्स टकरा रही हैं आपस में, इसीलिए इस पूरे रीजन में आपको अर्थक्वेक ज्यादा देखने को मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड द सरकम पैसिफिक बेल्ट। और इसी रीजन में आपको ये जो आपका दिस रीजन है, इस रीजन में आपको +500 वोल्केनोस भी देखने को मिलेंगे, एक्टिव वोल्केनोस, इसीलिए इस रीजन को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। पेपर में कई एक बार क्वेश्चन आया कि रिंग ऑफ फायर किससे रिलेटेड है, तो उसने अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों दिया था, तो इट इज एसोसिएटेड विद द वोल्केनोस, क्योंकि यहाँ पे +500 वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। उसके बाद चलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो आप देखोगे ये इंडिया की जो हिमालयन बेल्ट है, और यहाँ पे आपका मेडिटेरियन रीजन है, और ये आपका हिंदू कुश वाला रीजन जो है। मेडिटेरियन रीजन में आपने देखा होगा इटली में आपको बहुत सारे वोल्केनोस देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स टकराती हैं। इंडिया में देखोगे तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकरा रही है, तो 20% आपको अर्थक्वेक इन रीजन्स में देखने को जो है वो मिलेंगे। और बाकी आपको ये जो मिड ओशियनिक रीजन्स हैं जहां पे डाइवर्जेंट मूवमेंट भी हो रहा है थोड़ा सा, इन रीजन्स पे आपको 10% जो है वो देखने को मिलते हैं, दैट इज अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दैट इज अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। देखो इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इंडिया में 4 क्या है सिस्मिक जोन्स हैं। ठीक है, ध्यान में रखना 4 है। एक तो आपका जोन 5 है, फिर जोन 4 है, जोन 3 है, और जोन फिर आपका 2 आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको जोन 2 में देखने को मिलेगा, 3 और 2 में सबसे ज्यादा है। जोन 5 में 11% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आपको 11% जो है वो आपको जोन 5 में देखने को मिलेगी। नाउ व्हाट आर द जोन 5? ये क्वेश्चन हमेशा इस बार मुझे लग भी रहा है कि जोन 5 पे आपको जोन पे क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो ध्यान में रखना कि इंडिया में 4 जोन है, 1 जोन है ही नहीं, कोई ऐसा प्लेस ही नहीं जहां पे नहीं आ सकते। अब अगर आप इस मैप को देखोगे तो जहां पे सबसे डार्क है दैट इज द जोन 5, दैट इज द जोन 5। तो जोन 5 में सबसे पहले देखो ये वाला रन ऑफ कच्छ वाला रीजन आ रहा है, ध्यान में रखना जोन 5 की बात कर रहा हूं। जोन 5 में सबसे पहले क्या है, रन ऑफ कच्छ वाला रीजन आया। नाउ दिस इज द पीर पंजाल एरिया ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाल एरिया ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर हो गया। देन दिस इज धौलाधार रीजन, कांगड़ा वाला रीजन आपका आ गया, कुल्लू वाला रीजन आ गया, दिस इज द रीजन। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कुल्लू में मलाना में बाढ़ आई, बाढ़ के साथ साथ अर्थक्वेक भी आया, थोड़ा आया बट अर्थक्वेक आया वहां पे। उत्तराखंड में ये आपका लिपू लेक वाला रीजन जो है वो उत्तराखंड का नॉर्थ ईस्ट पार्ट, आपका काला पानी वाली जगह जो आपकी आएगी। उसके बाद नॉर्थ बिहार, ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग जाता है, नॉर्थ बिहार ध्यान में रखना, नॉर्थ बिहार आपका आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको कि सबसे पहले आपका देखो, एक तो देखो अगर कोई लिखेगा तो लिखेगा सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ये लिखेगा। ठीक है, और नॉर्थ पार्ट ऑफ बिहार, एंड पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका किस में आता है, सिस्मिक जोन 5 में जो है वो आपका आता है। अंडमान निकोबार पूरा का पूरा जो है वो सिस्मिक जोन 5 में आता है। ध्यान में रखना ये दोनों जो है वो जोन 5 में आते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछेगा जोन 4 में क्या है, तो सबसे पहले हमारी दिल्ली की जो हमारी कैपिटल है दिल्ली,
उसके साथ साथ जो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा की भी, ये आपके जोन 4 में आता है। दिल्ली में अभी आपने देखा होगा मिस्टर दिव्यकीर्ति का जब आपका इंटरव्यू आता है तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि दिल्ली एक टाइम बॉम्ब पे बैठी। डेफिनेटली सही बोल रहे हैं भाई, दिल्ली जोन 4 में है। दिल्ली में एक अर्थक्वेक आएगा, इतनी कंजस्टेड सिटी है वो कि वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर जो है वो आ सकता है। वो जोन 4 में है आपका, ठीक है ना। बाकी आप देखो ये रन ऑफ कच्छ का बाकी रीजन जोन 4 में है, फिर ये पंजाब का कुछ रीजन आ जाता है, और बाकी पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड और न्यू दिल्ली और नॉर्थ उत्तर प्रदेश एंड देन आधा बिहार, देन पूरा सिक्किम। सिक्किम भी जोन 4 में आपको देखने को मिलेगा। सुंदरबन वाला रीजन आपका जोन 4 में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र का ये छोटा सा रीजन ये जोन 4 में देखने को मिलेगा। आप जोन 4 और 5 को पढ़ लो, आपका पेपर में यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर जो है वो आपका बनेगा। तो मैप से ही आपको जो है वो याद हो जाना चाहिए, चीजें मैप से ही हो जानी चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। नेक्स्ट आता है आपका सुनामी। देखो सुनामी जो है ये वर्ड जापान से लिया गया है। जापान में इसको हार्बर वेव्स भी बोला जाता है, या फिर सिस्मिक सी वेव्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो जापान में सुनामी बहुत ज्यादा आती है क्योंकि वो आपका सर्कम पैसिफिक बेल्ट में आता है। तो सुनामी जो है वो किस वजह से आ सकती है कि पानी के अंदर आपका अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनो आ रहा है, या फिर आपका लैंडस्लाइड भी अगर पानी के अंदर आता है तो उसकी वजह से भी सुनामी आ सकती है। तो इंडिया में अगर आप सुनामी से रिलेटेड देखेंगे तो इंडिया का जो ये जो पार्ट है, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन वाले रीजन्स में, केरला वाले रीजन्स में आपको देखने को मिल सकता है। और ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं ये डायग्राम जो है ये सुमात्रा 26 दिसंबर 2004 को जब आपका सुमात्रा में अर्थक्वेक आया था तो किस तरीके से आपकी वेव्स जो है इन पूरे कोस्ट पे जो है वो नुकसान जो है किया था। आज तक की इंडिया की सबसे बड़ी जो है वो आपकी सुनामी आई थी। इसीलिए 2004 में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूं, 2004 में इंटरनेशनल अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने लगाया। अर्ली वार्निंग किसका? सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने लगाया, दैट इज इन द हैदराबाद। उसके साथ साथ इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर आपका होनोलुलु हवाई में है। ये दोनों सेंटर्स का नाम ध्यान रखना। वार्निंग सिस्टम वाला हैदराबाद में है, 2004 में बना, और इंफॉर्मेशन सेंटर आपको होनोलुलु आपको हवाई में जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का जो है वो प्रोसेस। बाकी ये कॉजेस तो मैंने आपको बताया कि किस किस वजह से आपकी जो है वो लैंडस्लाइड, वोल्केनोइज्म, अर्थक्वेक वगैरह से आपकी सुनामी जो है वो आपकी आती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने दैट इज डिस्कस किया अर्थक्वेक को। इसके अलावा भी कोई पॉइंट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें ताकि बाकियों की भी हेल्प हो। इन दी एंड अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, एचपी अलाइड की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो निम्बस करियर्स ऐप को डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके टोटल 17 टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें सेक्शनल और एफएलटी दोनों देखने को मिलेंगे। और प्लस अगर कोई नोट्स लेना चाहता है एलाइड के या फिर एचपी जीके के अलग से नोट्स लेना चाहता है तो भी वो निम्बस करियर ऐप में जाके या फिर 7814846248 पे कॉल करके भी हमसे कोई भी चीज जो इंफॉर्मेशन लेनी है या फिर कोई डाउट है या फिर जो आपने कोई बैच ज्वाइन करना है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।